कहा सीएम तीरथ सिंह रावत ने और कहा बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर वो वहां से उठकर जाते हुए कोविड काल में रोजगार देने की कोशिश की गई, हालात किस तरह काबू किए गए दूसरी लहर में उनका जिक्र किया, 2000 करोड़ की राहत सहायता दी वो बताया, लोगों को सब्सिडी दी गई कहां कितनी उसका जिक्र किया, कार्यकाल की तमाम उपलब्धियां गिनाई। 10 जुलाई को 4 महीने का अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। लेकिन आज पिछले कुछ घंटों से लगातार जिस तरह की हलचल बनी हुई थी, उन तमाम सवालों पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा ही हुआ है, क्योंकि कोई भी उस दिशा में ना कोई जिक्र किया, ना कोई ऐसी बात की सीएम तीरथ सिंह रावत ने। और उनके साथ शासकीय प्रवक्ता सुबोध सिंह उनियाल भी थे, लेकिन कहीं भी इस दिशा में कोई जवाब नहीं हुआ, कोई सवाल नहीं हुआ, किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई। और क्या कदम उठाए गए प्रदेश में रोजगार को लेकर, विकास को लेकर, कोविड के मद्देनजर हालात काबू करने को लेकर, उन तमाम चीजों पर यहां पर जिक्र किया, उनकी जानकारी दी, कितनी राहत राशि दी गई। दीपांकर मीडिया सेंटर में मौजूद हैं। दीपांकर, सवाल तो अभी भी वैसे ही रह गए। बिल्कुल अपर्णा, सवाल जैसा था वैसा ही रहा, लेकिन हाँ ये बात साफ हो गई कि तीरथ सिंह रावत ने जो बात कही कि कुछ घोषणाएं थी जो करनी बाकी थी, वो मुख्यमंत्री रहते रहते वो आज उन्होंने यहां से जाते जाते कर दी। कुछ बातें चुप्पी में भी कई बार सच्चाई होती है, और उनके जो फेस एक्सप्रेशंस थे, उनकी जो बातें थी, और अब खबर यह है कि यहां से मुख्यमंत्री राजभवन मूव कर सकते हैं। हो सकता है कि मुख्यमंत्री अभी जाके इस्तीफा दें। तीरथ सिंह रावत की यही बात, जो बात उन्होंने आज कही है, मैं पहले से आपको बता रहा था कि वो आएंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन हमें इस बात की उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री खुद अपने मुंह से ये घोषणा करेंगे, अपने मुंह से ये बात मानेंगे कि हाँ मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। लेकिन मुख्यमंत्री ने यहां पर भी सिर्फ वो बातें की कि जो बची घोषणाएं थी उनको मैंने कंप्लीट करने जा रहा हूं, जो कुछ मैं कर सकता था वो मैंने किया। यानी एक तरीके से उन्होंने हैंड्स अप तो वो कर चुके हैं, लेकिन अब जो फाइनल एक औपचारिकता भर है कि वो राजभवन जाएंगे और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को यानी कि पहले फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती और उसके बाद ही कोई अनाउंसमेंट होता है, या ऐसा नहीं कि जो उम्मीद की जा रही थी कि पहले वो अनाउंस करेंगे उसके बाद फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, ऐसा नहीं, वो राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपेंगे और शायद उसके बाद कोई बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर और क्या कुछ कहा, किस तरह उन्होंने बात रखी है, जरा दीपांकर बताएं। यहाँ पर जो खास बात रहेगी, वो जो देखने लायक रहेगी, सुबोध उनियाल जो सरकारी प्रवक्ता है वो उनके साथ रहे, अरविंद पांडे जो शिक्षा मंत्री है वो उनके साथ रहे। मुख्यमंत्री ने ये बातें रखी कि कोविड में जो स्थितियां रही उसमें हमने क्या किया, अब हम उसमें जो फंड देने जा रहे हैं वो फंड कैसा होगा, इसके अलावा जो बाकी व्यवस्थाएं हैं, जो बाकी घोषणाएं हैं, उनको लेकर मैं किस तरह की घोषणाएं, मेरे प्लान थे, क्या मैं करना चाहता था। मुख्यमंत्री ने जो कहा कि मैं करना चाहता था और जो बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने कहा, उस धन्यवाद से ये बात साफ है कि उन्होंने अब यहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी को विदा कहा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी को धन्यवाद कहा है, प्रदेश की जनता को धन्यवाद कहा है, पत्रकारों को धन्यवाद कहा है। और धन्यवाद के जो उनके फेस एक्सप्रेशंस थे, जो उनके चेहरे की भाव भंगिमाएं थी, उससे साफ है कि तीरथ सिंह रावत अब से कुछ देर के बाद इस्तीफा देने राजभवन जा सकते हैं। और अगर आज रात इस्तीफा नहीं देते हैं तो कल सुबह 8 बजे के बाद कभी भी मुख्यमंत्री राजभवन जाकर इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि अब बीजेपी के प्रेस ग्रुप की तरफ से, बीजेपी के मीडिया सेल की तरफ से यह बयान जारी कर दिया गया है कि कल 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता मदन कौशिक करेंगे। सभी विधायकों को बुला लिया गया है, यानी अब कुछ भी हिडन नहीं है, सिर्फ ये बात। जी सूर्यकांत धस्माना कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, सुना आपने भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को यहां पर, क्या एनालाइज कर पाया? इट इज रिटन ऑन द वॉल, दीवार पर साफ लिखा है कि क्या होने जा रहा है। लेकिन जो तीरथ सिंह जी को स्क्रिप्ट पढ़ाई होगी और जो पकड़ाई होगी, जो दिल्ली से वो स्क्रिप्ट लेके चले हैं, उनको तो उसके अनुसार चलना है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब गए थे, आपको याद होगा, तो पहला कोविड काल उनके कार्यकाल में था, और पहले कोविड काल में उन्होंने तमाम बातें कही थी। 1 लाख रुपया प्रति परिवार जिनके यहाँ कोविड से मौत हुई उनको मिलेगा, 1000 रुपए 2.5 लाख लोग जो परिवहन से जुड़े हुए हैं, कोविड काल में उनका नुकसान हुआ है, उनको मिलेगा। आप देखिए, त्रिवेंद्र सिंह चले गए, ना आज तक किसी परिवार को 1 लाख रुपया मिला, न किसी परिवहन के व्यवसायी को 1000 रुपए मिला। अब तीरथ सिंह जी जा रहे हैं, वो विदाई ले रहे हैं, तो उन्होंने विदाई से पहले जो तमाम घोषणाएं करी, अब 6 महीना रह गया है। इस 6 महीने में आप कह रहे हैं, जो आप बेरोजगारी की दर को 11% पे ले गए हैं, अब आप घोषणा कर रहे हैं इस विभाग में इतना, इस विभाग में इतना, इस विभाग में इतना, उसका नियुक्तियां हम देंगे।
कब वो नियुक्तियां देंगे। अब जनता इंतजार करने वाली नहीं है। 4.5 साल जाया हो गए। 4.5 साल इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार का नेतृत्व थोपा, उसकी सजा इस प्रदेश की जनता को भुगतनी पड़ रही है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि तीरथ सिंह जावे, त्रिवेंद्र सिंह आवे या त्रिवेंद्र सिंह की जगह कोई और तीसरा आवे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रदेश की जनता ने अपने दिमाग में मन बना लिया है कि हमारे जनमत का अपमान हुआ है। हमने 57 विधायक देकर के, इतना प्रचंड बहुमत देकर के, जो अपेक्षाएं थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादे किए थे, डबल इंजन की सरकार बनाइए, किसानों का कर्जा माफ होगा, कर्जा तो माफ नहीं हुआ, 1.5 दर्जन किसानों ने अपनी जानें दे दी। इस राज्य में महंगाई का आलम जी, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शादाब शम्स भी जुड़े हुए हैं। शादाब शम्स साहब, धस्माना जी को आपने सुना, 4.5 साल बेकार कर दिए बीजेपी सरकार ने, ये कह रहे हैं यहां पर सूर्यकांत धस्माना जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजभवन जा सकते हैं तीरथ सिंह रावत। अब से थोड़ी ही देर पहले मीडिया सेंटर से आपने उन्हें सुना, पिछले 3-3.5 महीनों में क्या कदम उठाए प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे, उन तमाम कदमों की जानकारी देते हुए क्या योजनाएं रही। और अब बीजेपी मीडिया सेल की तरफ से जानकारी दे दी गई है कि कल दोपहर 3 बजे सभी विधायकों की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता करेंगे मदन सिंह कौशिक, हमारे सहयोगी दीपांकर बताते हुए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे को लेकर उठ रहे सवालों पर कुछ नहीं कहा तीरथ सिंह रावत ने। दूसरी लहर में किस तरह हालात काबू किए गए, रोजगार के मद्देनजर क्या कदम उठाए गए, बच्चों की शिक्षा को लेकर क्या किया गया, उन तमाम बातों का जिक्र किया। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि राजभवन जा सकते हैं और कल दोपहर 3 बजे सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। दीपांकर, तो दीपांकर से भी हम अपने अपडेट हासिल करेंगे। दीपांकर, यहां पर जब से देहरादून पहुंचे थे तब से लगातार उनके काफिले को फॉलो कर रहे थे, सीएम के काफिले को। शादाब शम्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। शादाब जी, धस्माना, सूर्यकांत धस्माना को सुना होगा आपने, वो ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी सरकार ने पिछले 4.5 साल इतना बड़ा मैंडेट पाने के बावजूद भी बेकार कर दिए। को बोलने का अधिकार नहीं है, तो पिछले 10 दिन से अपना नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं करता है। 10 विधायकों में 5 नेता प्रतिपक्ष के दावेदार रोज सिर्फ डबल हो रहा है। और मुझे लगता है कि वो 2022 मार्च नेता प्रतिपक्ष तय कर लेंगे, ये मन बना चुके हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं सत्ता में तो उन्होंने आना नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जैसे अभी आपने देखा, लगातार ये आवाजें उठ रही थी कि कुछ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री सामान्यता आए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तीरथ सिंह रावत जी ने अपनी प्रदेश की उपलब्धियां बताई। लगातार यही कह रहे थे कि ऑल इज वेल है, कोई दिक्कत नहीं। लगातार इस तरह की बातें आ रही, मुझे लगता है कि वो स्वयं इसके ऊपर पूर्ण विराम लगा। तो यानी कि ऐसी कोई हलचल की बात नहीं है, आप ये कह रहे हैं? ये मुझे तो नहीं लग रहा है। अगर कुछ हलचल की बात होगी तो माननीय मुख्यमंत्री की इस बात का जिक्र करते। जो विधायकों की बैठक कल बुलाई गई है वो किस लिए है? विधायकों की बैठक बुलाया जाना, हमारे यहाँ अगर कोई दिक्कत आ रही है तो विधायकों से मशवरा जरूरी है कि अगर कोई संवैधानिक संकट है और उस पर कोई इलाज नहीं निकलता, कि कोई चुनाव नहीं हो सकता, तो कोई ना कोई विधायकों में कुछ चेहरा ढूंढा जाएगा। जिस तरह की बातें निकल के आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि चुनाव आयोग से निवेदन किया गया है कि आप चुनाव करा लें। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग हमारे निवेदन को स्वीकार करेगा और यहाँ चुनाव कराए। जी, सूर्यकांत धस्माना जी, शादाब शम्स को आपने सुना, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए, जिसके घर खुद के शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। आपके यहाँ खुद नेता विपक्ष को लेकर राय नहीं बन पा रही है, आप हमारे घर के झगड़े पर राय दे रहे हैं। नहीं अपर्णा, ऐसे देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर एक अप्रत्याशित आकस्मिक एक बात हो गई और ऐसी दुखद बात हुई जिसके ऊपर किसी को अधिकार नहीं टिप्पणी करने का, क्योंकि जीवन में जो इस दुनिया में आया है उसको जाना है। डॉक्टर इंदिरा हृदय इस राज्य की जो कद्दावर नेता थी, उनका अचानक देहांत हो गया। उनके जाने के बाद हमको निश्चित तौर पे, हम एक जिम्मेदार विपक्ष है,
हमको देखना है कि हम राज्य में तमाम तरह के हमारे अल्टरनेट्स हैं। हमारे प्रदेश के अंदर जो सबसे सीनियर एमएलएज हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी 5 बार के विधायक हैं, 10 साल वो मिनिस्टर रहे, प्रदेश के अध्यक्ष का उनका एक्सपीरियंस है। हमारे गोविंद सिंह कुंजवाल राज्य में स्पीकर के पद पे रहे, मंत्री के पद पे रहे। हमारे जो उपनेता हैं करण महरा, उनका अपना तजुर्बा है, 4.5 साल इंदिरा जी के सानिध्य में रह करके उन्होंने जो सीखा है। तो पार्टी को तय करना है, हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। सवाल ये नहीं है, सवाल इंपॉर्टेंट इस समय ये है कि इस राज्य के अंदर जो जनता ने मैंडेट दिया था, उस जी ये बात धस्माना जी, ये बात है कि 57 विधायक होने के बावजूद भी इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखनी पड़ी है उत्तराखंड को। लेकिन क्या ये बात भी सच नहीं है कि उत्तराखंड में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सियासी स्थिरता दे ही नहीं पाया है। सब अपनी अपनी मजबूरियां गिनवा देते हैं, लेकिन सच तो नहीं बदला जा सकता। अपर्णा ऐसी बात नहीं है। हमें 10 साल और 10 साल बीजेपी रही, 10 साल हम रहे। आप देखिए ना कि कांग्रेस में पहले 5 साल तिवारी जी मुख्यमंत्री रहे और जो उनके विकास के आयाम है, जो उनका माइलस्टोन्स उन्होंने स्थापित किए हैं, उसका कोई मुकाबला 21 सालों में नहीं कर पाया। विजय बहुगुणा जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई, 2013 की आपदा आ गई। उस आपदा में सबसे ज्यादा आज तो विजय बहुगुणा जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर लगाए। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो सारे आरोप उनके ऊपर लगा दिए, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी में है तो गंगा जी नहा गए। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जिसमें हरीश रावत आए, लेकिन हमने 3 मुख्यमंत्री दिए और इन्होंने कितने मुख्यमंत्री दे दिए जरा आप बताइए? 8 मुख्यमंत्री। 8 मुख्यमंत्री। इस राज्य के ऊपर कितना बड़ा बोझ, कितना बड़ा कोई मुख्यमंत्री बनता है और पूर्व मुख्यमंत्री बनता है तो उसके प्रोटोकॉल में जो उसकी सुविधाएं बिल्कुल वो उसके अपने अलग खर्चे होते हैं। शादाब शम्स जी, 21 साल और 11 मुख्यमंत्री, अगर ऑन एवरेज बात की जाए तो हर मुख्यमंत्री के हिस्से में 2 साल का काम आता है। तो ऐसे किस रफ्तार से विकास हो पाएगा प्रदेश का? 21 साल में तो एक हम मैच्योर एज में आ जाते हैं ना, एज एन स्टेट भी। देखिए, पहली बात तो बड़ी खूबसूरती के साथ, चालाकी के साथ सूर्यकांत धस्माना जी बदल के निकल गए और सूर्यकांत धस्माना जी जिस तरह से अपनी वो नाकामी को छुपाते हुए नजर आए। जब बताइए ना, जब पंडित नारायण तिवारी जी की सरकार थी तो हरीश रावत धरने पर नहीं बैठे थे। ठीक है शादाब जी, लौटूंगे आपके पास। हमारे सहयोगी दीपांकर कुछ अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर बताइए। अपर्णा की इस्तीफा हो सकता है कि आज रात को ना हो, इस्तीफे के लिए कल सुबह का वक्त तय किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी सेफ हाउस गए, जहां पर मुख्यमंत्री ने अभी तक का अपना कार्यकाल का जो ऑफिस वर्क था वो सेफ हाउस से किया। तो अब ये बातें आ रही है कि कल सुबह हो सकता है इस्तीफा दें, क्योंकि 3 बजे विधानमंडल की बैठक होनी है और 12:30 बजे के आसपास पर्यवेक्षक यहां पहुंच जाएंगे। तो ऑब्जर्वर्स की आना, उसके बाद विधानमंडल की बैठक होना। तो ये बताया जा रहा, सूत्र ये बता रहे हैं कि कल सुबह 10 बजे के आसपास मुख्यमंत्री इस्तीफा देने राजभवन जा सकते हैं। हालांकि अभी ये सिर्फ सोर्सेस के हवाले से खबर है, हो सकता है कि मुख्यमंत्री अभी जाकर राजभवन में इस्तीफा सौंपे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जो एक सामाजिक आचरण की अगर बात कहें या पॉलिटिकल एक सभ्यता की बात कहें, तो देर रात इस्तीफा हमने कम ही ऐसा देखा है कि जब इस तरह की बड़ी क्राइसिस ना हो कि आपको तुरंत इस्तीफा देना हो। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री कल सुबह यानी 3 जुलाई की सुबह जो होगी, मुख्यमंत्री इस्तीफा देने राजभवन जाए। दोनों ऑफिसेस की दूरी, दोनों जो कार्यालय, चाहे राजभवन है और चाहे सेफ हाउस है, वहां के बीच की दूरी लगभग 500 मीटर के आसपास है। यानी 500 मीटर चलने के लिए मुख्यमंत्री को कल आना होगा और 500 मीटर चल के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपना होगा। तो एक पर सबसे बड़ी बात यही रही अपर्णा, अभी जो मुख्यमंत्री ने मीडिया को ब्रीफ किया। दीपांकर, यहाँ पर एक और चीज मैं समझना चाहूंगी आपसे, वो ये है कि अगर सीएम इस्तीफा देते हैं और नया सीएम कोई अपॉइंट किया जाता है तो यहाँ पर 2 तरह के समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी तय कर लेती है सिंगल लाइन रेजोल्यूशन में कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, तो फिर तो बस एक औपचारिकता रह जाएगी विधायक दल की बैठक। लेकिन अगर विधायकों के बीच में से ये एक राय बनाई जाएगी तो फिर तो सब अपनी अपनी दावेदारी पेश करेंगे।
अपर्णा, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला अंतिम फैसला होता है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला सुना देगा वो फैसला सब विधायकों को, सभी को मानना होगा, 56 के 56 विधायकों को मानना होगा। बीजेपी में यही बात सबसे अलग है। अगर बात करें तो बीजेपी में जो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला कर लेता है उस फैसले के खिलाफ कोई भी विधायक अक्सर आवाज खुलेआम नहीं बोलता। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ देखें, तीरथ सिंह रावत के खिलाफ देखें, अगर विधायकों ने गुटबाजी की बात भी की, नाराजगी की बात भी की तो दबी जबान में की। खुलकर बीजेपी में कोई नाराजगी जाहिर नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात यह कि विधानमंडल दल की जो बैठक होनी है, पर्यवेक्षक जो दिल्ली से आने वाले हैं, पिछली बार की तरह सब कई नाम चर्चाओं में रहे, रमेश पोखरियाल निशंक, सतपाल महाराज। दीपांकर, लौटूंगी आपके पास। ये नाम न्यूज 18 उत्तराखंड के संपादक अनुपम त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी, जो पूरा घटनाक्रम है, क्या देख पा रहे हैं आप, क्या समझ पा रहे हैं, अब आगे क्या? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड की जो 21 साल की हिस्ट्री है, इसमें जो 11 मुख्यमंत्री, अब जो 11वां मुख्यमंत्री कल उत्तराखंड को मिलेगा शनिवार को, तो ये जो देने का श्रेय जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मुख्यमंत्री, ये भारतीय जनता पार्टी को जाता है। देखिए, बीजेपी के करीबन ये 7 मुख्यमंत्री हुए बीजेपी ने जो दिए इतने सालों में। एक तो जो अस्थिरता की बात यहाँ पर लगातार उठते रहती है उत्तराखंड में, तो उसको इस बात पे एक प्रबल जो तौर पे विपक्ष अब उठाएगा। विपक्ष ने ऐसा इंडिकेट भी कर दिया, विपक्ष मतलब कांग्रेस समझिए आप, मेन अपोजिशन पार्टी है, और हो सकता है जो आम आदमी पार्टी नई एंट्रेंट आ रही है वो भी इस बात को जोर शोर से कहे। एक बात तो ये है। दूसरा इसमें यह है कि देखिए, 57 विधायक जीते थे पिछले चुनाव में बीजेपी के, इस समय 56 है एक विधायक की मृत्यु के बाद। तो इतना बड़ा मैंडेट आज तक की उत्तराखंड की हिस्ट्री में किसी भी पार्टी को नहीं मिला है। इतने बड़े मैंडेट के बाद भी बीजेपी के अंदर जिस तरीके से अनस्टेबिलिटी रही है, लोगों ने देखी है, और जिस तरीके से लॉबिंग देखी है, मंत्रियों के बीच में लड़ाइयां देखी हैं, और अलग अलग गुट के नेता एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहे हैं, खुलेआम दिखा है, तो ये एक बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। खासकर ऐसे समय में जब 6 महीने के अंदर पार्टी को दोबारा से चुनाव में जाना है, तो किस मुंह से चुनाव में जाएगी, क्या ऐसे इश्यूज उठाएगी, या वर्कर अब पूछते फिर रहे हैं आपस में कि किस तरीके से हम अब क्या करेंगे, अब हम कैसे काउंटर करेंगे पार्टी को। जी, संवैधानिक संकट का यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है, ये बात कही जा रही है अनुपम जी, लेकिन मैं समझना चाहूंगी आपसे कि अगर सीएम कोई नया चुना जाता है तो फिर किस तरह के समीकरणों का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए तीरथ सिंह रावत को लेकर आए, वहां एक अलग ही डैमेज शुरू हो गया। आपने जिक्र किया गुटबाजी का, खेमेबाजी का, दीपांकर जिक्र कर रहे थे कि सेंट्रल लीडरशिप की बात सर्वोपरि होती है, लेकिन जो खुलकर नहीं बोलते वो अंदर ही अंदर क्या करते हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी भुगता, और शायद तीरथ सिंह रावत भी उसका नतीजा देखेंगे। देखिए, जब शुरू से बीजेपी की सरकार यहाँ आई थी तो बीजेपी के नेता अक्सर कहते थे कि हमें इतना प्रचंड बहुमत मिला है, हमारी सरकार है, फिर भी इस सरकार में हमसे ज्यादा जो मंत्री हैं सरकार के अंदर वो कांग्रेस से हैं, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। और अभी जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने तो उस समय भी यही बात आई कि भाई कांग्रेस बैकग्राउंड के मंत्रियों को बहुत फ्री हैंड है। तो इस तरीके का एक रिसेंटमेंट पार्टी के अंदर हमेशा शुरू से रहा है, और अब जब भी देखिए चुनाव में जाने में अब ज्यादा समय नहीं रहा है, तो पार्टी के लिए भाई बहुत मतलब इस तरीके से एक ट्रिकी सिचुएशन होगी कि वो कैसे इस चीज को लोगों के पास जाएगी और कन्विंस करेगी। खासकर अब जो मुख्यमंत्री आएंगे उनके पास एक बहुत बड़ा टास्क होगा कि वो पूरे जो 4.5 साल के अच्छे बुरे कामों का पूरा जो एक जखीरा लेके जनता के बीच जाएंगे, तो लोग उनसे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो पार्टी का फेस होंगे, पार्टी का फेस होंगे, सरकार का फेस होंगे, उनके कंधों पे पूरा चुनाव एक तरीके से पार्टी चाहे उनको प्रोजेक्ट नहीं भी करे तब भी उन पे जिम्मेदारी बनेगी। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। परिणाम बिल्कुल, तो दीपांकर, एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़े डैमेज से निपटने की कोशिश भी यहां पर है, लेकिन जो डैमेज अब तक हो चुका है कैसे उसे कंट्रोल किया जाए, आगे और डैमेज ना हो, क्योंकि ये वो वक्त है प्रदेश के अंदर जब तमाम जो दल हैं वो अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो अनुपम जी, आपसे ही मैं सवाल समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अब अगला चेहरा कौन होगा, जिस तरह से आपने बताया उसकी जिम्मेदारियां कितनी बड़ी हो जाएंगी, लेकिन उस चेहरे पर एक राय बना पाना पूर्व कांग्रेसी जो अब करंट बीजेपी वाले बन गए हैं, और कुमाऊं गढ़वाल का समीकरण, ब्राह्मण ठाकुर का समीकरण, देखिए हमेशा, क्योंकि उत्तराखंड है जरूर छोटा स्टेट, लेकिन यहाँ जितनी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अलावा जितने यहाँ जाति संतुलन है, क्षेत्रीय संतुलन है, वो बैठाना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होता। तो इसकी कोशिश एक बीजेपी ने करी थी जरूर, लेकिन वो उतना फिट बैठा नहीं फॉर्मूला, और उसी की वजह रही कि बड़ी नाराजगी रही। फिर जब नया मुख्यमंत्री लाए, पौड़ी गढ़वाल से लाए, एक राजपूत लाए,
और उसको लाके फिर बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट कराया। तो इस बार संभावना जताई जा रही है कि रीजन पार्टी बदल सकती है, कुमाऊं की ओर जा सकती है, वहां से कोई चेहरा उठा सकती है। लेकिन चाहे आप कोई भी कॉम्बिनेशन हो, लेकिन बड़ा साफ है कि बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के सामने जो सवाल होंगे, बीजेपी के मुख्यमंत्री के सामने जो सवाल होंगे, उनको कैसे फेस करेंगे। लोग पूछेंगे, अपोजिशन जब बार बार कहेगा कि आपने भाई इतने मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री बदल गए सरकार में, 5 साल की सरकार में, जिसके पास बहुत बड़ा बहुमत था, इतना बड़ा मैंडेट था, तो उसको फेस करना ये किसी भी मुख्यमंत्री के लिए आसान नहीं होगा। बिल्कुल। ऐसे समय में जाना जब आपके पास बहुत सा एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, तो उसको आप उसको किस तरीके से कन्विंस करेंगे लोगों के लिए, ये एक बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल, सवाल क्योंकि आज का नहीं होगा, सवाल कल का होगा जब चुनावी मोड होगा, जब चुनाव में उतरेंगे। और इसीलिए लगातार आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं आगे समीकरणों को लेकर भी। लेकिन यहां पर क्या कहा सीएम तीरथ सिंह रावत जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, किस तरह उपलब्धियों का जिक्र किया, सुनाते हैं आपको। कोविड महामारी कोरोना से और अब तो काफ़ी निजात पाए हैं, राहत पाए हैं, लेकिन साथ ही जो हमारे ट्रांसपोर्ट थे, टूरिज्म विभाग था, ऐसे उनको काफ़ी कठिनाइयाँ, आर्थिक दृष्टि से दिक्कतें आई हैं। ऐसे लोगों के लिए बिजली, पानी वो भी एक समस्या रही है। तो उसको लेकर के हमने उनको कुछ सुविधाएं जो माफ़ की जा सकती थी वो किया है। बड़ी संख्या में नियुक्तियां, मैं पहले भी आप लोगों से कहा था कि हर विभाग में हम नियुक्तियां करने जा रहे हैं और उसकी बड़ी संख्या आपके सामने हम लोग रखने जा रहे हैं। ये हमारा तैयार था, केवल मुझे घोषणा मात्र करनी थी। हमारी सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से राजकीय विभागों में सीधी भर्ती रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को आगामी 6 माह में पूर्ण कर बेरोजगार युवाओं को 20,000 नियुक्तियां प्रदान करने का प्रयास किया है। तो उत्तराखंड की इस बड़ी सियासी हलचल पर लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।